हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हम लोग आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने में इस्तेमाल करने वाले हैं उनको हमने यहां पर लिख लिया हुआ है पहले से ही। पहले इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है Q इक्वल टू एन का, जो फार्मूला है आवेश के क्वांटीकरण का या क्वांटेशन ऑफ चार्ज का। ये फार्मूला ये बोलता है कि अगर किसी भी आवेशित वस्तु पर कोई चार्ज है, कोई आवेश है, तो वो हमेशा E का पूर्ण गुणज होगा। मतलब यहां पर जो N की वैल्यू है वो हमेशा पूर्णांक आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आएगी। ठीक है, तो जब भी हमको किसी भी आवेशित वस्तु का आवेश निकालना हो तो Q इक्वल टू एन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जहां पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी और E मूल आवेश का मान जो कि होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। हालांकि इतना ही आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात आएगी तब भी हमको इतना ही लिखना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। बस यहाँ पर अलग क्या है उससे मूल आवेश है, यहाँ पर आपको बोल देना है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होती है, लेकिन वैल्यू आपको उतना ही लेना है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, दूसरा फार्मूला है F इक्वल टू 1/4 इंटू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इसको आप अच्छे से जानते हैं, फार्मूला किसका है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का फार्मूला, जो कि कूलम का नियम है। यह नियम बोलता है कि अगर आपके पास कोई दो आवेश हैं जिनका परिमाण Q1 Q2 है और उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल इस फार्मूले से आपको निकालना है। ठीक है, तीसरा फार्मूला है E का। E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होती है? E इज इक्वल टू 1/4 इंटू के इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, जहां पर Q आवेश की मात्रा होगी और R वो डिस्टेंस है Q से जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। ठीक है, चौथा फार्मूला है P इक्वल टू 2QL का, जहां पर P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला है 2QL, जहां पर Q आवेश की मात्रा है और यहां पर L जो है वो आधी दूरी है द्विध्रुव की। अगर 2L लेंगे तो पूरी दूरी हो जाएगी, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इसको थोड़ा और अगर हम लोग सही लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसको हम कर देंगे Q इंटू में 2L। ठीक है, जहां पर Q दोनों आवेशों में एक आवेश का मान या उसका परिमाण और 2L हो जाएगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी या डिस्टेंस। ठीक है, पांचवा फार्मूला है टाउ का। टाउ क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण। याद रखना है, केवल आघूर्ण आएगा तो P Q इंटू 2L, लेकिन अगर आता है बल युग्म का आघूर्ण तो क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, जहां पर P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा क्या है? द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ या वैद्युत क्षेत्र के साथ जितना कोण बनाएगा उस कोण का मान आपको यहां पर लेना है। ठीक है, इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं, लेकिन उसके न्यूमेरिकल हम लोग नहीं लेंगे। जो न्यूमेरिकल हम लोग लेने वाले हैं उनमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो यूज होगा, वो फॉर्मूले हमने यहां पर लिखे हुए हैं। तो 5 फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो फटाफट एक रफ लीजिए और पेन लीजिए। पहले इन फार्मूलों को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 न्यूमेरिकल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा ये कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, मतलब अधिकता में है, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा हैं। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। आपको बताना है उस चालक में कुल कितना आवेश है, मतलब आवेश का मान बताना है, और साथ में उसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब यह बताना होता है कि वो जो चार्ज है, जो आवेश है, वो प्लस का है, मतलब धनात्मक है, माइनस का है या ऋणात्मक है, आपको ये बताना है धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला फार्मूला Q इज इक्वल टू एन, इसी को अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। अच्छा, तो पहले हमारे इसमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 4000 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है स्मॉल m की, इसकी वैल्यू है 4000। नोट कर लिया हमने।
इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बोला है चालक में उपस्थित आवेश, मतलब आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? Q की। ठीक है, और यहां पर एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो क्वेश्चन में गिवन ही रहता है, नहीं है तो आपको ये मान याद रखना है, मूल आवेश का मान E, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये मान होता है E का, जो कि मूल आवेश है, और यही इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा भी होती है। तो आपको दोनों का मान एक है, याद रखना है। शुरू करें, अप्लाई करते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ne से आपको फाइंड करना है Q की वैल्यू, तो हो गया Q इक्वल टू N की वैल्यू पुट करो, कितना है भैया? ये है 4000, गुणे में आ जाओ जरा। E की वैल्यू कितना है? ये है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, आगे सॉल्व करो जरा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पॉइंट ना हो तो ये 16 माना जाएगा, और यहाँ पर 4, तो 16 चौका में 64। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं हम 64। उसके बाद देखो जरा कितना जीरो है? 3 जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो आप बढ़ा दीजिए, 1 2 और 3। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि दशमलव कितने अंक पे था, कितने डिजिट पे है। तो देखो जरा यहाँ पर केवल 1 डिजिट पे है, तो आप भी लगा दो यहाँ 1 डिजिट पे, बस ये हो गया। मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻⁰ ये Q है, तो आप जानते हैं इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, दशमलव का रूल ये होता है कि हमेशा आपको इसको एक अंक के बाद लिखना होता है। तो इसका मतलब कहने का कि आपको दशमलव को इधर लाना पड़ेगा, तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक लेके आएंगे। तो यहां देख लीजिए, यहां लगा देंगे तो आ जाएगा ये 6.4। ये आ गया Q की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर -19 ऑलरेडी है, तो माइनस का 19, जितना अंक आप इधर आए उतना ही यहाँ प्लस का ऐड हो जाएगा। अब ये रूल मैं आपको बता रहा हूं कि जब 10 की घात में कोई मान दिया हो और दशमलव को आप आगे पीछे करते हैं, तो उसके हिसाब से पावर में क्या चेंजिंग आएगा उसका भी रूल होता है। पहले ध्यान दीजिए इधर, तो 3 अंक आप आए तो यहाँ हो जाएगा +3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात -19 + 3 कितना आता है? -16 कूलाम। ठीक है, ये आ गया Q का वैल्यू, यही आपका आंसर है। अब जरा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं, ध्यान दो इधर, यहाँ पे उसको मैं समझा दे रहा हूं ताकि किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, वो किसी भी संख्या में हो सकता है दशमलव, इसको आपको स्थानांतरित करना है, इसको आपको आगे पीछे मूव कराना है। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप जाएंगे राइट में या तो आप जाएंगे लेफ्ट में, दो ही तरीके होते हैं। तो इसमें याद रखना है आपको कि दशमलव को अगर आप लेके जाते हैं राइट में, कहां लेके जाते हैं? राइट में, तो जो 10 की घात है उसमें आपको नेगेटिव का नंबर चढ़ाना है। जितना अंक आप दशमलव को स्थानांतरित किए हैं उतना ही अंक, मतलब राइट में जाने पर ऋणात्मक आएगा 10 की घात में, और अगर लेफ्ट में आते हैं उतना ही अंक धनात्मक में आएगा। आई बात समझ में? तो कोई संख्या इस तरह लिखी है 234.123, और यहां पर लिखा हुआ है 10 की घात मान लेते हैं -5, ये लिखा हुआ है। अब आपको इस दशमलव को लाना है इस तरफ। मान लो आप यहां लेके, ध्यान दीजिएगा बहुत, इस दशमलव को मान लो आप यहां लेके आते हैं तो हो जाएगा 2.34 और 123 गुणे में 10 की घात। देखो जरा, -5 पहले से था, आप दशमलव को लेके आए हैं कहां पे? बाएं साइड। कितना अंक लेके आए हैं? 2 अंक, 1 अंक ये 2 अंक ये, जो कि आपने यहां लगाया, तो 1 अंक और ये 2 अंक, 2 अंक आप इसको स्थानांतरित किए हैं किस तरफ? बाएं तरफ। तो प्लस का 2 आप यहाँ ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे? यहाँ प्लस का 2। उसके बाद हल करेंगे, जो आएगा लिख देंगे। अगर मान लो इसी केस में आप इस दशमलव को लेके जाते राइट साइड में, जैसे इसी को हम ऐसे लिखे, अगर हम 2341.23, ध्यान दीजिएगा इधर, गुणे 10 की घात। देखो जरा, इस बार आपने क्या किया? दशमलव आपका यहां था, आप दशमलव को लेके गए हैं यहाँ पे, मतलब 2 अंक गए हैं राइट साइड। देखो जरा, यहाँ पर लगा दिया, नहीं 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 नहीं, 2 अंक नहीं गए, 1 अंक गए हैं केवल। देखो जरा, 1 अंक गए हैं ना, तो जितना भी है 10 घात कितना है? -5, तो आप यहाँ पर चढ़ा देंगे -1। कहने का मतलब दशमलव को अगर लेके जाएंगे दाएं तरफ तो माइनस का, और अगर बाएं तरफ तो
प्लस का, ये बात आपको ध्यान रखनी, इसमें कभी कभी गलती हो जाती है। क्लियर है बात? ठीक है, अब चलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो फार्मूले हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं हटाने वाला हूं। ठीक है, नंबर सेकेंड हमारा है कि भुजा स्मॉल ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश स्मॉल क्यू रखा गया है, तो बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। मतलब एक वर्ग है, उसके चारों कोनों, चारों कॉर्नर पर आवेश स्मॉल क्यू रखा हुआ है, तो डी वाले कॉर्नर पर कुल कितना फोर्स अप्लाई होगा उन सारे आवेशों के कारण, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले बनाते हैं डायग्राम। चलिए यहां बना दिया हमने ये एक वर्ग, ये बना दिया हमने। वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल जानते होंगे। वर्ग एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 4 साइड होती हैं, 4 भुजाएं, और चारों का मान आपस में क्या होता है, बराबर। तो मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, और सभी पर आवेश की मात्रा कितनी है, सभी पर आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू गिवन है। मतलब यहां भी प्लस क्यू दिया हुआ है, यहां भी प्लस क्यू दिया है, यहां भी प्लस क्यू दिया है, और यहां पर भी प्लस क्यू दिया हुआ है। आपको बताना है इन सभी आवेशों के कारण इस वाले जो डी पे रखा हुआ है वहां पर कुल कितना बल अप्लाई होगा, कुल कितना बल लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हमें करना क्या होगा, इसमें क्या करना होगा, हमारे पास कुल 4 आवेश हैं, अगर इसको छोड़ दें तो 1 2 3 आवेश हमारे पास बचेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कूलाम के नियम से हम 2 2 का पेयर बनाएंगे और उनके बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे फार्मूले से। F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और साथ में दिशा देख लेंगे, क्योंकि दिशा में हम जानते हैं अगर दोनों समान आवेश हुए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का, रिपल्सन का, मतलब वो दूर भगेंगे। और अगर असमान आवेश है, एक पर प्लस एक पर माइनस, तो लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा। तो शुरू करते हैं, शुरू करेंगे हम लोग यहां से। मतलब करना क्या है, पहले बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर क्या करेंगे, बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जो आएगा उसको निकाल के लिख देंगे। इसी तरीके से बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, उसके बाद देंगे तीनों की दिशाएं क्या हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो यहां हम लोग इसको जब जोड़ेंगे तो सदिश नियम का पालन करना पड़ेगा। तो शुरू करें, शुरू करते हैं यहां से। तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर आवेश के कारण बिंदु डी पर लगने वाला बल, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण डी पर लगने वाला बल। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, आपने याद भी कर लिया होगा। लगने वाला बल ये हो जाएगा F, ध्यान दीजिएगा, FAD, क्योंकि यहां भी प्लस यहां भी प्लस, अगर दोनों प्लस आवेश हैं तो लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। तो हम लिखते हैं FAD, मतलब A से D की तरफ इसका हो जाएगा डायरेक्शन। FAD इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 इंटू में K, इंटू में दोनों आवेश का परिमाण, यहां भी Q यहां भी Q, तो हो जाएगा Q इंटू में Q बटे दोनों के बीच की दूरी। अच्छा, हमने दूरी तो यहां मेंशन नहीं किया, तो सभी का दूरी स्मॉल a है, तो स्मॉल a लिखे दे रहा हूं। ये क्योंकि वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये हमने कर दिया यहाँ पे। तो ये बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल a, तो स्मॉल a का स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा FAD इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में K, इंटू में यह आ जाएगा Q स्क्वायर अपान कितना स्क्वायर, A स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अच्छा, दिशा क्या हो जाएगी,
ए से डी की तरफ, क्या हो जाएगी, ए से डी की तरफ, एडी दिशा, क्योंकि रिपल्सन का है। तो आप ये भी कह सकते हैं एडी दिशा या डीए दिशा। अब क्योंकि हमने इसको फिक्स मान लिया है तो हम इसी के रेस्पेक्ट में बताएंगे, तो इस पे निकालना है तो हम कहेंगे एडी। कहने का मतलब अगर इस फोर्स को हमको यहां मेंशन करना हो, इस वाले बिंदु को यहां मान लीजिए, तो हमको इधर दिखाना पड़ेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा एफ ए डी का। किसका हो जाएगा, एफ ए डी का। इतनी बात क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ही हम लेंगे इस बार कौन सा आवेश, बिंदु बी पर आवेश जो है वहां पर रखे आवेश के कारण इस वाले आवेश पर लगने वाला बल लिखते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली बिंदु बी पर रखे आवेश, कौन सा आवेश रखा, वहां पर भी कितना है, Q के कारण लगने वाला बल, तो जरा देखें इस बार क्या बोलेंगे इसको, जरा देखो जरा। इस बार हो जाएगा बी डी है ना, इसको मैं इससे ज्वाइन कर दे रहा हूं, तो हो जाएगा एफ बी डी। समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ये हो जाएगा एफ बी डी इक्वल टू, फॉर्मूला वाई अप्लाई होगा 1/4πε0 इंटू में के इंटू में चार्ज, यहां पर कितना है क्यू, यहां पर कितना है क्यू, तो हो जाएगा क्यू इंटू में क्यू, तो क्यू क्यू बटे में बीच की दूरी का स्क्वायर। जरा बताओ, यहाँ पॉइंट है, आपको बताना है। देखो ये तो गिवन था, क्योंकि ये वर्ग है और चारों भुजाओं का मान दिया था स्मॉल ए, तो यहां भी स्मॉल है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, लेकिन ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात कैसे करेंगे, ये बनेगा एक समकोण त्रिभुज, ये वाला देखो, चाहे इसकी बात कर लो आप, डी सी बी की, चाहे इसकी, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एक कोण 90 अंश का बनेगा, यहां पर भी यहां बन रहा है। तो ध्यान देंगे, अगर इसको आप निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो समकोण त्रिभुज में ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो हम क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा √2a², ए बाहर आ जाएगा तो √2 बचेगा, मतलब यहां आ जाएगा a और स्क्वायर √2 करिए, तो आ जाएगा ये a और स्क्वायर √2, दूरी का स्क्वायर होता है, तो यहां हो जाएगा इसका स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। आगे थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू में के इंटू में क्यू इंटू क्यू, क्या होता है, क्यू स्क्वायर होता है, क्या होता है, क्यू स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर हो जाएगा और √2 है, तो स्क्वायर करने पर यहाँ 2 निकलेगा, मतलब ये आ जाएगा 2a² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी बी से डी की तरफ, क्या लिखे दे रहे हैं, बी डी दिशा, ठीक है। अगर हम यहां बनाए तो इसमें ये बिल्कुल इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा। अभी इसको हमको दोबारा से देखना पड़ेगा, डायग्राम को अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये आ जाएगा एफ बी और डी, ठीक है। एक की बात क्लियर है, तो पहले तो आगे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब आगे में क्या करना होगा, जो बिंदु सी पर आवेश है उसके कारण इस पर लगने वाला बल हमको निकालना है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट आगे चलता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब आपको लिखना है बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण लगने वाला बल। क्या लिखना है, बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण, आ तो रहा है ना, के कारण लगने वाला बल, आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं, लगने वाला बल। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी डी, तो यहां निकालेंगे हम लोग एफ सी डी इक्वल टू सेम फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू में के इंटू में आवेश, चार्ज वहां पर कितना है क्यू, यहां पर भी चार्ज कितना है क्यू, तो क्यू इंटू क्यू बटे में बीच की दूरी का स्क्वायर, तो यहां पर दूरी कितनी है ए, तो हो जाएगा स्मॉल ए का स्क्वायर, ठीक है।
थोड़ा और सॉल्व करिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में क्यू इंटू क्यू क्या होता है, ये होता है क्यू स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा स्मॉल ए का स्क्वायर। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा यहाँ दिशा क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर सीडी दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीडी का मतलब सी से डी की तरफ, है ना। हमने इन तीनों आवेशों जो कि ए पर था, बी पर था, सी पर था, रखे आवेश के कारण डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल निकाल लिया और दिशा को भी यहां दिखा दिया। अच्छा सीडी का दिखा दो जरा, सीडी हो जाएगा ये दिशा में, ये हो जाएगा एफ सी और डी। ठीक है, अब क्या करना है, हमको बताना है कि बिंदु डी पर जो 3 बल निकाला आपने, एक तो आया एफ ए डी, एक आया एफ बी डी, एक आया एफ सी डी, इनका परिणामी कितना होगा ये आपको बताना है। हमें क्या करना है कि हमारे पास 2 बल जो है एफ सी डी और एफ ए डी, इनका करना है वियोजन, मतलब इनके जो कंपोनेंट है उसमें इसको हमको ब्रेक कर लेना है। से किसी भी सदिश राशि को जब हम उसके कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो एक को बोलते हैं लंबवत घटक मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज घटक। और तरीका ये होता है, जैसे मैं यहां अगर आपको बताना चाहूं, इस जगह पे देखें जरा, ये मान लो कोई क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए, ठीक, इसको आप इसके 2 लंबवत घटकों में वियोजित करना है, इसको ब्रेक करना है इसके कंपोनेंट में जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे। तो क्या करेंगे, अगर आपने अपने से मान लिया कि एक डायरेक्शन ये है, तो दूसरा जो मानेंगे वो हमेशा पहले वाले पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपने इसको एक मान लिया इधर, दूसरा वाला कंपोनेंट इस पे परपेंडिकुलर होगा, साथ साथ में जिसका आपने वियोजन किया है मतलब उसके घटकों में, उसके कंपोनेंट में आपने ब्रेक किया है, वो उन दोनों के बीच में होगा। जैसे ये अगर सपोज करिए ये एंगल कितना है थीटा, तो इन दोनों घटकों में एक मान लेते हैं ये वाला घटक हो जाएगा एक्स, ये वाला घटक हो जाएगा मान लेते हैं ए वाई। एक घटक को बोलते हैं क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक को बोलते हैं ऊर्ध्व घटक या वर्टिकल कंपोनेंट। ध्यान ये रखना है कि जो घटक थीटा के साथ लगा होगा उसको बोलेंगे क्षैतिज। जैसे इस केस में जो ए एक्स है वो थीटा के साथ लगा हुआ है, ये हो जाएगा क्षैतिज। और मान कैसे निकालते हैं, इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करके। तो आप एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा ए जहां पर इसका परिमाण होगा, और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा से, ए cos थीटा हो जाएगा वेक्टर ए का क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दूसरा वाला घटक हो जाएगा उसका ऊर्ध्व घटक या वर्टिकल कंपोनेंट, और वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके जो परिमाण होगा उसमें आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर ए वाई माना है तो ये हो जाएगा ए और कितना साइन थीटा। तो ऐसे आप किसी भी वेक्टर राशि या वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका कौन सा है, जब आप उसके 2 ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करते हैं तो ये उसका रूल होता है। क्लियर है, बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर एफ सी डी और एफ ए डी को इसके लंबवत घटकों में वियोजित कर लेंगे। ठीक है, करते हैं, बिल्कुल ये रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो जरा, अगर आप करेंगे तो एफ सी डी का एक घटक मानेंगे आप इसकी तरफ, एफ बी डी की तरफ। ध्यान दीजिए ये हमारा एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, जितने भी कोण बनेंगे सारे 90 अंश का बनेंगे। ध्यान देंगे तो ये जो पूरा कोण होगा यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रहा है, ये होगा 90 अंश का होगा। और रचना इस प्रकार से है कि ये जो लाइन आएगी ये वाली, ये बिल्कुल इस तरीके से आएगी कि ये वाला घटक इसको बिल्कुल आधे भाग में ब्रेक करेगा या आधे भाग में बांटेगा या बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। तो अगर पूरा 90 अंश है तो आधा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45 या 45। आप क्या करेंगे, एफ सी डी और एफ ए डी दोनों का आप इसके ऊर्ध्व घटकों में वियोजन कर देंगे। तो करिए चलिए, तो एफ सी डी का एक घटक आपको मानना है इसकी तरफ, तो मान ले रहे हैं इसकी तरफ, इसको हम मान लेते हैं एफ बी डी, एक मान लीजिए इधर की तरफ। तो चूंकि ये थीटा के साथ लगा है तो ये हो जाएगा क्षैतिज एफ सी डी, और कैसे निकालते हैं क्षैतिज, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके। तो हो जाएगा एफ सी डी और कॉस कितना 45। और दूसरा वाला कैसा होगा, इस वाले पे लंब होगा
तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है इधर की ओर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ और कितना सी डी और साइन 45। ध्यान से देखिएगा अभी ये, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसा भी है जो आपको बहुत जरूरी है समझना आगे के लिए। दूसरा देखिए जरा, आपने इसका तो कर लिया एफ सी डी का, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल। बिल्कुल ऐसे आप करेंगे एफ ए डी का, बिल्कुल वैसे ही ये भी कितना हो जाएगा 45। तो यहां भी लिख दीजिए आप ये आ जाएगा 45। तो यहां भी हो जाएगा इसका एक घटक जो हो जाएगा एफ और कितना ए डी कॉस 45, क्योंकि ये थीटा से लगा हुआ है। दूसरा हो जाएगा इस दिशा में, ये हो जाएगा एफ ए डी और साइन कितना 45। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, जो आपने सॉल्व किया वहां ध्यान दें। तो आप देखेंगे एफ सी डी और एफ ए डी का मान बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। ध्यान से देख लीजिए, जो मान एफ सी डी का है वही मान एफ ए डी का है। दोनों मान चूंकि आपस में बराबर हैं और दोनों में साइन 45 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये दोनों मान बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं और दिशा में क्या विपरीत हैं। एक इस तरफ है, दूसरा वाला इस तरफ। मतलब जब भी कोई दो सदिश राशियां बिल्कुल परिमाण में बराबर हों और दिशा में विपरीत, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, मतलब खत्म। इन दोनों का काम खत्म। मतलब ये वाला बल इस वाले बल को खत्म कर देगा, हटा देगा। तो इनका काम खत्म हो गया और इनका आपने वियोजन कर लिया। किसका किसका वियोजन किया आपने, एफ सी डी का और एफ ए डी का। तो जिसका वियोजन करते हैं उसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मतलब उसका काम खत्म, उसको आपको नहीं लेना है। तो ये इससे न्यूट्रल हो गया और ये आपने वियोजन कर लिया, इसका दोनों काम खत्म। तो केवल ये बचेगा आप जो किसकी दिशा में है, बी डी की दिशा में है। कौन कौन सा बचेगा, एफ बी डी बचेगा, एफ सी डी कॉस 45 बचेगा और एफ ए डी कॉस 45 बचेगा। ये तो बच रहा है। चूंकि ये तीनों एक ही दिशा में है, इसीलिए जब परिणामी निकालोगे इन दोनों को जोड़ लोगे। ठीक है, हालांकि मैं चाहता तो सीधा आपको ये बता सकता था, वो जल्दी हो जाता, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता। तो ये बात आपको समझनी थी, जब भी आपको परिणामी निकालना होगा तो वहां बलों का वियोजन आपको करना पड़ेगा और ये ध्यान देना पड़ेगा कौन सा बल किस दिशा में है, तभी आप परिणामी निकाल पाएंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, जो कि सही होगा, माइंड में भी आपके क्लियर होगा कंसेप्ट उसका और आंसर भी सही आएगा, नहीं कंफ्यूज आएंगे आप। ठीक है, तो चलिए, तो परिणामी क्या हो जाएगा, एफ बी डी प्लस एफ सी डी कॉस 45 और प्लस एफ ए डी कॉस 45। तो ये निकाले देने हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए। इसको हटा के मैं सीधा इसका रिजल्ट लिखता हूं। अब आंसर लिखे दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिगर या चित्रानुसार। चित्रानुसार परिणामी बल है ना, परिणामी बल किस वाले बिंदु पर, बिंदु डी पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एफ। तो एफ इक्वल टू हो गया, पहला क्या है, पहला है एफ बी डी। तो एफ बी डी प्लस फिर क्या है एफ सी डी कॉस 45 प्लस फिर क्या है एफ ए डी कॉस 45। हाँ, एफ ए डी और कॉस कितना 45। वैल्यू पुट करिए जरा। एफ बी डी की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में क्यू स्क्वायर बटे में 2a स्क्वायर, यही थी ना। ठीक, प्लस एफ सी डी की वैल्यू कितनी थी, ये थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में क्यू स्क्वायर बटे में a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो यहां लिख दीजिए, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस एफ ए डी की वैल्यू कितनी थी, एडी दिख रही है, बिल्कुल ये भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45। तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो, सभी में कुछ कॉमन है, कितना कॉमन है 1/4 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। यहां भी देखो क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहां भी सब में है, तो उसको आप कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा।
तो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 इंटू में K इंटू क्यू स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। जब आप ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? बचेगा 1/√2 प्लस वहां भी क्या बचेगा 1/√2, है ना। देखो जरा 1/2 यहाँ बच जाएगा, 1/√2 यहाँ बच जाएगा और 1/√2 यहाँ बच जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करना है तो करे देने। F इक्वल टू आ जाएगा 1/4 इंटू में K इंटू में क्यू स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बाई में A स्क्वायर इन ब्रेकेट। यहाँ देखो जरा 1/√2 दोनों का बेस सेम है तो ऊपर 1 + 1 कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 2/√2। हालांकि ये आंसर है, लेकिन और सॉल्व करना है तो हम जानते हैं इस 2 को कर लेंगे √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल यहाँ बचेगा √2। कहने का मतलब ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 इंटू में K इंटू क्यू स्क्वायर बटे में A स्क्वायर इन ब्रेकेट। यहाँ बचेगा 1/2 प्लस, यहाँ ध्यान दो जरा, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, फिर हमको एक स्टेप और करना पड़ेगा। इस 2 को आप करेंगे √2 इंटू √2 कर सकते हैं, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल यहाँ √2 बचेगा, तो ये हो गया √2। तो ये हो गया आपका आंसर। इतना न्यूटन है ना, बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, यही है आंसर। क्लियर है। अगर ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता तो कम से कम 3 नंबर में आएगा और इम्पोर्टेंट भी है ये, तो ध्यान से इसको 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, किसी निकाय में 2 आवेश QA का मान दिया है 2.5 मल्टीप्लाइड 10⁻⁷ कूलाम तथा QB का मान दिया है -2.5 मल्टीप्लाइड 10⁻⁷ कूलाम। क्रमशः 2 बिंदुओं A 0,0, -15 सेंटीमीटर तथा B 0,0, +15 सेंटीमीटर में अवस्थित है, मतलब वहां पर रखे हुए हैं। तो क्या करना है, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताना है। ठीक है, अगर ध्यान दें तो सीधा यहाँ पर ये कोई दूरी दे सकते थे कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब QA और QB के बीच की दूरी इतनी है, लेकिन ऐसा ना करके थोड़ा सा घुमा दिया। यहां पर दे दिया है निर्देशांक ज्यामिति में, ये 3D में ये दोनों दूरियां दी गई हैं। 0,0 को -15 सेंटीमीटर और 0,0 +15 सेंटीमीटर। XYZ होता है, पहले X फिर Y फिर Z। इसका मतलब ये जो है ये Z एक्सिस पे है, माइनस और प्लस, तो हमको तीनों बनाने की जरूरत नहीं, अगर एक बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। मतलब ये इस तरीके से है, ये मान लो Z एक्सिस है और यहां मान लेते हैं X या Y एक्सिस, कोई मान लो आप, चलो हम Y ही मान लेते हैं। ठीक है, बस बताने के लिए कि यहां पर 0,0 है, नहीं तो उसको भी जरूरत नहीं थी, तो यहां मान लेते हैं 0,0,0 है। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो मान लेते हैं +Z है, नीचे क्या हो जाएगा -Z। ठीक है, हमको केवल ये बताना है 0,0 -15 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं यहां पर है, चलिए यहां पर दिखाते हैं कितना है ये 0,0, -15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। और 0,0 +15 सेंटीमीटर, प्लस की तरफ चले जाओ तो जितना ये 0 से यहां है उतना ये ऊपर चला जाएगा, यहां मान लेते हैं चलो कितना 0,0 और +15 सेंटीमीटर ये। ठीक है, यहां पर रखा हुआ है आपका QA, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर QA है और यहां पर क्या है Q और B, यहां पर है QB और यहां पर है QA। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको बताना है कुल आवेश। देखो जरा ये लिखा हुआ है निकाय का कुल आवेश, निकाय मतलब जो सिस्टम है उसका कुल आवेश बताना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुल आवेश कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लीजिए, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, जितने भी आवेश सबको जोड़ लो तो परिणामी आवेश या कुल आवेश आपको मिल जाएगा। कितना आसान था ये। तो मान लेते हैं Q है, QA का मान कितना है, तो कहेंगे सर QA का मान तो है कितना 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷
7 कूलाम और प्लस दूसरा वाला कितना है माइनस का 2.5 है ना। तो जब ये माइनस यहाँ आएगा, चलो अच्छा एक बार मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं, माइनस का 7 कूलाम, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। जब इसको हल करेंगे ध्यान दो जरा, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो हो जाएगा 0, मतलब 2.5 और 10 की घात -7 कूलाम और माइनस का हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। ठीक है, एक है प्लस का दूसरा है माइनस का, कट्टम कुट्टा होके आ जाएगा नील बटे सन्नाटा, मतलब 0 आ गया। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे में क्या बताना आपको, बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब आपको बताना है P की वैल्यू। P इक्वल टू क्या होता है 2QL। 2QL मतलब आवेश और गुणे में दोनों आवेशों के बीच का दूरी। तो ध्यान दो जरा, अब निकालते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P, निकाल लिया जाए, बिल्कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। तो ये होता है P और P इक्वल टू होता है 2QL, या जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्या होता है Q इंटू में 2L। Q मतलब कोई एक आवेश, दोनों में से उसका परिमाण लेना है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं, और 2L मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो देते हैं चलो, तो P इक्वल टू हो गया, Q की वैल्यू कितनी है ये 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 12 भैया ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2L। तो कितना है बताओ जरा, ये ऊपर कितना है आप +15 सेंटीमीटर, नीचे कितना है -15। जब जोड़ोगे तो शून्य मत कर देना, ये दूरी है, कितना गैपिंग है ये आपको देखना है। तो यहां से लेकर यहां तक कुल हो जाएगा 15 और 15 30, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर जब आएगा तो 30 गुणे 10 की घात -2 ये आ जाएगा मीटर, क्योंकि इस केस में चूंकि आवेश कूलाम में दिया हुआ है तो दूरी को आपको लेना पड़ेगा मीटर। तो ध्यान देना है 30 सेंटीमीटर तो आ गया डिस्टेंस 12 का मान, लेकिन सेंटीमीटर्स में आपको मीटर में करना था तो गुणा करना पड़ेगा 10 की घात -2 से, तभी होगा, है ना। कोई बात नहीं, चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां मानते हैं 25, यहां मानते हैं 3, तो 25 का कितना होता है 75। तो लिखते हैं यहाँ पे 75, 1 0 बढ़ा दिया, दशमलव कितने स्थान पे था, तो कहेंगे सर एक स्थान पे था, यहां पर था ना, तो लगा दो आप एक स्थान पे, तो यहां लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 75.0 या 75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना -7 तो -2 हो जाएगा -9। ये आ गया द्विध्रुव आघूर्ण का मान, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर, नहीं कूलाम मीटर। क्या होता है कूलाम मीटर। ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान था, ये बात क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है। मतलब कहने का हुआ यहां पर जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है या रखा हुआ है। तब करना क्या है, इसमें द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। कैसे, इस केस में आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा मतलब क्षेत्र के साथ कोण दिया है, कितना है ये जरा बताओ 30 डिग्री है, और यहां पर E का मान भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन और प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, हमें कुछ नहीं निकालना, सब तो पता ही है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। P sin थीटा होता है तो निकाले दे रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है यहां लिख रहे हैं, देखिए जरा, तो आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो
टाउ निकालना है। गलत बोल दिया मैंने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, बल युग्म का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव या केवल आप बोल सकते हैं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म का आघूर्ण, गलती मत करना। चलिए निकाल देते हैं, क्या होता है जरा बताओ। टाउ फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर होता है पीई और साइन थीटा। बताओ जरा, पी की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट, बल आघूर्ण बताना है तो टाउ बताना है। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा ना। तो आप ये कह रहे हैं कि सर ये जो मान दिया हुआ है ये किसका मान है, अभी तो गलती हो जाती, ये मान है पी का, तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, पी का मान है इतना, कितना 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। मतलब ये कितना आसान सवाल था, अभी गलत हो जाता, और ये मान था उसका। तो आपको बताना है टाउ का मान, टाउ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। बताओ जरा पी का मान कितना है, ये है पी का मान 4 × 10⁻⁹ हो गया, ठीक है। ई का मान कितना है बताओ जरा, ये है, ये मतलब कितना, अरे भाई ये दिया नहीं हुआ है, 5 × 10⁴ गुणे में आ जाओ, पीई हो गया साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, तो कहेंगे सर 30, और आप जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, कितना होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2, तो यहां रखे दे रहे हैं, तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁹, ठीक है। अभी नहीं लिख रहा उसको गुणा करके, पहले ऐसी फॉर्म में लिख दूं, फिर एक साथ गुणा कर लिया जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं गुणा करने में। तो ये आ जाएगा 1/2, तो 2 से काटो, 2 दूना में 4, तो आ जाएगा टाउ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 2 गुणे, फिर लिख लो 5, और फिर गुणे 10 की घात, ध्यान दो जरा, यहाँ -9 है, यहाँ 4 है, तो आ जाएगा -5 आ जाएगा, फिर 5 दूना 10, तो 10 × 10⁻⁵, ठीक है। और अगर सही करोगे तो आ जाएगा 10⁻1 यहाँ पर, माइनस यहाँ पर कितना आ गया 4, इतना। अब आघूर्ण है, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर, कितना आएगा, इतना न्यूटन मीटर। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये था, आसान था, केवल और केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था, सारे मान दिए गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 बिंदु आवेश आपको दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, पहले का मान है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरे का मान है 10 × 10⁻19 कूलम। 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आपको बताना है कि 0 कहां पर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो बनाते हैं पहले इसका डायग्राम। मान लेते हैं एक चार्ज आपका यहां पर है और एक चार्ज आपका यहां पर है, मान लिया ये है दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक। ये वाला चार्ज कितना मान लेते हैं, ये चार्ज है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और ये कितना है बताओ जरा, ये है 10 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और अब देखो यहाँ 2 केस बनेगा, या तो वो बिंदु जहां पर क्षेत्र की तीव्रता 0 है वो दोनों, तो यहाँ पर 2 स्थितियां बनेगी, हमको ये चेक करना पड़ेगा। अगर हम इसको मान लें कि ये मान लो बिंदु ए है, ये मान लो बिंदु बी है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मान इन दोनों के बीच पे किसी एक बिंदु पर 0 हो, या बाहर हो सकता है, बाहर में या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो जरा, पहला चीज ये दोनों धनावेश है, ये भी पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का है ना। अगर मान लो इसके बीच में कोई पॉइंट लेके देखते हैं, मान लो आपने यहाँ कोई एक बिंदु ले लिया इस जगह पे, ठीक है, ये बिंदु सी ले लिया आपने, और मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा x है, कितना मान लेते हैं x, तो पूरा a से लेकर b तक 1 मीटर है, देखो ये गिवन है, कहां गया ये देख रहे हैं। तो अगर आपने इसको मान लिया है x, ये पॉइंट ऐसा है जहां पर e का मान कितना होगा 0 होगा,
ई मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बताओ जरा ये मान कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर एक में से घटा दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या यहां पर शून्य आएगा। अच्छा, ऐसे अगर हम लोग सोचें तो जब यहां पर निकालेंगे क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यह धनावेश है, तो जो दिशा आएगी उसकी आ जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी तरफ हो जाएगी। जब ये आवेश लेंगे और यहां पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दिशा हो जाएगी इस तरफ, क्योंकि ये भी धनावेश है। और हम जानते हैं रूल ये होता है कि अगर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा उससे बाहर की तरफ परपेंडिकुलर या दूर की तरफ जाती है। तो इधर भी चूंकि ये भी धन है तो इससे दूर की तरफ, ये भी धन है तो इससे दूर की तरफ। तो हो सकता है चूंकि इस वाले पॉइंट पर जो पॉइंट सी है जहां पे, इसको हम लोग मान लेंगे E1 और इसको हम लोग मान लेंगे E2। तो आपको दिख रहा होगा चूंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, है कि नहीं है, तो यह संभव है कि बीच में कोई एक ऐसा बिंदु हो जहां पर E1 E2 का मान बराबर हो जाए, और जैसे ही बराबर होगा तुरंत यहां पर परिणामी का मान क्या हो जाएगा, शून्य। क्यों? क्योंकि दिशा में क्या है, ये विपरीत है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। E1 का मान निकाल लेते हैं, E2 का मान निकाल लेते हैं। E1 क्या है, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E2 क्या है, बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखिए दे रहे हैं E1, तो यह आप ऐसे कर दीजिए सीधा, बिंदु ए पर रखे आवेश, कितना आवेश है बताओ भाई, कितना आवेश है, 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के कारण सी पर। अच्छा, बिंदु सी कौन सा बिंदु है, बिंदु सी पर, बिंदु सी वो बिंदु है जहां पर आपने माना है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मान लेते हैं E1, बिल्कुल मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू, सूत्र तो याद है ना, क्या होता है, जो भी चार्ज लिया है चार्ज बटे में बीच की दूरी, कौन किसके बीच की दूरी, आवेश और बिंदु P, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, ज्ञात करना है। तो ये आवेश था, तो आवेश लेते हैं, कितना है, 5 गुणे 10 की घात -19 बटे में आ जाओ, बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना माना आपने, x, तो हो जाएगा बीच की दूरी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, और दिशा क्या हो जाएगी, ए से सी की तरफ, ये हो जाएगी AC दिशा, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा आवेश लेते हैं, बिंदु B पर जो आवेश है, यहां आगे लिख रहे हैं, लिखेंगे बिंदु B पर आवेश कितना है बताओ जरा, आवेश का मान है ये 10 गुणे 10 घात -19 कूलाम के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लिया जाए E2, चलो मान लेते हैं। देखो जरा ये E1 निकाल लिया, E2 निकाल लेते हैं, सेम फार्मूला, उसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में आवेश, आवेश कितना है बताओ जरा, आवेश भैया ये है 10 गुणे में 10 की घात -19 बटे बीच की दूरी, आवेश और जिस बिंदु पर आपको तीव्रता का मान निकालना उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाला है 1 - x, तो यह आ जाएगा 1 - x का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर दिशा हो जाएगी BC। ठीक है, BC दिशा। अब निकाल लेते हैं परिणामी, इसलिए
बिंदु सी पर परिणामी निकाला जाए, निकालते हैं। बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा E1 माइनस का E2। होगा नहीं होगा पहले ये बता दो। यहां पर बताना है आपको E का मान। अब यहां पर देखो E1 E2 दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो जब भी सदिश राशि में परिणामी निकालना होता है और बिल्कुल दोनों विपरीत हैं तो घटाते हैं, और अगर एक ही डायरेक्शन में है तो जोड़ते हैं। यहां पर विपरीत में है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। और क्वेश्चन में गिवन है कि परिणामी तीव्रता कितनी होनी चाहिए? शून्य। कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई, देखते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो ये मान आपको शून्य लेना है, तो ले लेते हैं। तो यहां जाएगा शून्य बराबर आ जाएगा E1 माइनस का E2। वैल्यू पुट करो जरा, इसको एक को उधर ले आओ। चलो E1 ले आते हैं, तो आ जाएगा ये E1 बराबर में E2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वैल्यू पुट करो जरा, ठीक है। ये अभी मतलब वैल्यू पुट करते हैं फिर लाते हैं। पुट करें, चलिए करिए। E1 का मान कितना है? ये मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में क्यू चार्ज। कहां गया, ठीक है, ये तो है ना। इसका मान रखते हैं, क्यों क्यों रखते हैं, मान रखते हैं जब पता है तो आ जाएगा 5 गुणे में 10 की घात माइनस 19 और बटे में हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस फिर E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में चार्ज कितना है बताओ जरा। चार्ज ये है, चार्ज ये देखो निकाला भी हुआ है आपने, तो काहे के लिए परेशान है, जब निकाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर माइनस का 19 बटे में बीच की दूरी का स्क्वायर कितना है, ये है 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो दोनों में कुछ कॉमन है, बहुत कुछ कॉमन है। जैसे कि ये पूरा कॉमन है और 10 घात वाला कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो हम लिखे ले रहे हैं जो कॉमन है। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में, ध्यान दो जरा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। इतना आपको कॉमन कर लेना है। कॉमन जो करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, मतलब वो चीज आपको निकाल लेना वहां से बाहर। तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा 1/x का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा बताओ। अब देखो 5 आपने कॉमन लिया है तो 5 दूना 10, यहाँ 2 बचेगा, बाकी ये चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। तो ऊपर आएगा 2 बटे में कितना आएगा 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, बाकी हम इधर देखते हैं फिर क्या आता है। चलिए तो इसको हम देखते हैं। तो पहले यहां देखिए जरा, ये पूरी वैल्यू ये दिख रही है, ये पूरी वैल्यू आपको भेजना है इस साइड। जब इधर भेजेंगे आप तो 0 बटे समथिंग, इधर पूरा क्या आ जाएगा 0, तो केवल इतना बच जाएगा बस। तो इसको हम लिखे ले रहे हैं, कितना बचेगा, ये बचेगा 1 बटे में एक्स का स्क्वायर माइनस 2 बटे में 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो, एक्स का कर दो पक्षांतर, तो हो जाएगा 1 बटे में एक्स स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2 बटे में 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दोनों पक्षों का रूट ले लो, रूट का मतलब इधर भी लगाओ रूट, इधर भी रूट लगाओ, तो इधर हो जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा √2 और बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स इंटू 1, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स, कितना आएगा, ये आ जाएगा √2x। आपको x ही फाइंड करना है तो उसको उधर लिए जाओ, तो इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू √2x ऑलरेडी है और प्लस x हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू √2x और x, देख रहे हैं। अगर आप इसमें x कॉमन लो तो आ जाएगा √2 और प्लस 1 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा x, ठीक है। आगे देखो जरा, और इसको हल करेंगे, कहीं गलती तो नहीं की है ना, लग तो नहीं रहा है। चलो x निकालो तो यह आ जाएगा अपॉन में,
आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब x निकालोगे इक्वल टू, यहाँ देखो जरा, ये इतना मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवाइड में, आ जाएगा 1/√2 और प्लस का 1, इतना मीटर। ठीक है, और थोड़ा इसको सरल करना है तो यहाँ कर देंगे परमीकरण, रेशनलाइजेशन, जानते हैं ना, यहाँ √2 + 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 और √2 - 1 से किया जाए, चलो कर दे रहे हैं। वैसे तो ये भी ठीक है, इतना आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा x = 1/√2 + 1, गुणे में कर देंगे, जो भी यहाँ रहता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं परमीकरण। √2 - 1 बटे में आ जाएगा √2 - 1। ठीक है, तो x = हो गया, ऊपर तो आ जाएगा √2 - 1, यहां ध्यान दो जरा, a + b a - b a² - b², a² मतलब √2 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 2, माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो x = आ जाएगा √2 - 1 बटे में 1, है ना, और बटे में 1 का यहाँ कोई अर्थ नहीं तो इसको हटा देते हैं, तो आ जाएगा √2 - 1। अगर इसको आप √2 की वैल्यू पुट करो तो होती है 1.414, कितनी होती है 1.414 माइनस का 1, आगे सॉल्व करो तो आ जाएगा ये केवल 0.414 मीटर। ठीक है, ये है आपका आंसर। मतलब जो आपने डायग्राम बना उसको ध्यान से देखिएगा, x जहां से माना था तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन सा आवेश था, इस साइड आवेश था QA का मान कितना था 5 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका कहने का मतलब ये है कि QA वाले आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप बना ही लेंगे, अगर इनमें से नहीं आता है तो बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी तरीके से वैल्यू अलग रहेगी लेकिन कंसेप्ट फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। ठीक है, तो इनको आप 2-3 बार कर लीजिएगा, अच्छे से इनका अभ्यास आप कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो